हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोग CUT PG एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप लोगों को CUT रिलेटेड हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ग्रुप को एक बार जरूर चेक कीजिएगा। तो देखिए, हम अभी अपना सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, अभी पूरा आपका बैक टू बैक पूरा CUT PG एंट्रेंस के ऊपर वीडियो आते जाएंगे। तो ये देखिए, हम यूनिट 4 का बायोटेक्नोलॉजी के अंडर जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी और rDNA टेक्नोलॉजी है, उसका कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को पूरा बहुत ही ईजी एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर देखिए, नजर डालिए। यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया, 2 कंप्लीट कर लिया, 3 का अभी हाल ही में कंप्लीट किए थे। और जो छोटा मोटा बचा है उसको पूरा आखिर में देखें, क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस है पूरा आपका कंटिन्यू सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है। और जो भी पहली बार ये वीडियोस को देख रहे हैं, मैं बता दूं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने बनाया है, मिशन CUT के नाम से। ठीक है। यहाँ पे आई बटन पे या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल का प्लेलिस्ट में भी आपको वैसे तो मिल ही जाएगा। ठीक है। तो ये पूरा प्लेलिस्ट आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली बनाया गया है। तो आप लोग एंट्रेंस से पहले सितंबर में आपका एंट्रेंस है और सितंबर के फर्स्ट सेकंड वीक में है। तो जितना हो सके प्रैक्टिस कर लीजिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए और यहाँ पे आके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। तो इसी हिसाब से आपका 1 2 3 4 करके हमारा सीरीज रन करते जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द केमिकल टेक्निक टू सिंथेसाइज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस करने के लिए केमिकल टेक्निक को किसने डेवलप किया था? बारबरा मैक्लिंटॉक, जेम्स वाटसन, फ्रेडरिक सैंगर, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्होंने 1960s में, ठीक है, अपने 60s अर्ली 60s में उन्होंने ये टेक्निक को डेवलप किया था, सिंथेटिक टेक्निक को डेवलप किया था। और कैसे बाई जब वो डेसिपर कर रहे थे, वाइल डेसिफरिंग, ठीक है, वाइल डेसिफरिंग जेनेटिक कोड को जब वो डेसिफर कर रहे थे, तभी ये उन्होंने केमिकल टेक्निक सिंथेसाइज पॉलीन्यूक्लियोटाइड को डेवलप किया था। और वो भी सक्सेसफुली टायरोसिन, बैक्टीरियल का टायरोसिन tRNA को उन्होंने सक्सेसफुली ट्रांसक्राइब भी किया था। ये भी याद रखिए। ठीक है, ट्रांसक्राइब भी किया था। और उन्होंने साथ में उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। किसके साथ? ओकोआ, नाइडेनबर्ग, उन दोनों के साथ, और मैथ्यू वगैरह भी थे। तो उन्होंने क्या किया था, सक्सेसफुली जेनेटिक कोड को डेसिफर कर लिया था। इस वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है। उसके बाद, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ वायरसेस। इनमें से कौन सा एंजाइम है बैक्टीरिया में रिस्पॉन्सिबल है वायरस के ग्रोथ को रुकाने के लिए, ठीक है, अटकाने के लिए? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, टोपोआइसोमर, काइरेज, प्रोटीएज। तो बहुत ईजी है, वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बट मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि देखिए, इसको नाम रेस्ट्रिक्शन क्यों दिया गया। पहले तो ये आपका क्वेश्चन में भी लिखा है कि ग्रोथ, वायरस के ग्रोथ को रोकता है। ठीक है। तो देखिए ये क्या हुआ। पहले तो आप लोग जानिए, जो आपका ये बैक्टीरिया है, यूजुअली इसको कौन अटैक करता है? वो अटैक करता है फाज यानी वायरस। और वो कौन सा वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करता है, उसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो ये जो बैक्टीरियोफेज जब वायरस अटैक करता है, जो वायरस अटैक करता है होस्ट को, वो यूजुअली क्या करता है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो इंजेक्ट करता है ताकि वो उसको मल्टीप्लाई करना है। बस इसी जेनेटिक मटेरियल के साथ ये देखा कि मतलब होस्ट बना लिया हो बैक्टीरिया को, और वो अपना रेप्लिकेशन मशीनरी बना लिया। तो अभी होस्ट को तो चाहिए ना कुछ अपने डिफेंस के लिए। तो उसने क्या क्या अपने से डेवलप किया, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कह सकते हैं। ये मान लीजिए ट्रायंगुलर वाला, ये क्या करते हैं ना, आके चिपक जाते हैं उसके बीच बीच में, और इसको छोटा छोटा फ्रैगमेंट या फिर डिग्रेड कर देते हैं जेनेटिक मटेरियल, जिस वजह से ये वायरस और ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं कर पाता या फिर नहीं ही कर पाता। इसीलिए इसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है। और एंडोन्यूक्लियस का आप लोग जानते हैं, जो DNA को बीच में काटता हो, और एक्सोन्यूक्लियस का काम है जो DNA को साइड से काटता हो। ठीक है। उसके बाद, which enzyme is used to join together टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ DNA मोलिक्यूल। कौन सा एंजाइम है जो कि दो डिफरेंट DNA को मोलिक्यूल को जोड़ता है? लाइगेज, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, प्रोटीन। बहुत ईजी है, वो है DNA लाइगेज, जिसका मतलब एक फेमस नाम है मोलिकुलर ग्लू भी कहते हैं। ठीक है। मोलिकुलर ग्लू का मतलब क्या है? जोड़ना। तो यहाँ पे आप लोगों का लाइगेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, साथ में आप लोगों का DNA रेप्लिकेशन में भी। ठीक है। तो इसको मोलिकुलर ग्लू कहते हैं। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, ये क्या करता है ना, आप लोगों का काइमेरिक DNA बनाता है। ठीक है। काइमेरा, ये सब सुने होंगे, काइमेरिक DNA, जो कि मिक्स होके बना रहता है। तो ये जोड़ने का काम कौन करता है? वही लाइगेज करता है। ठीक है। उसके बाद, द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA मोलिक्यूल वाज सिंथेसाइज्ड इन द ईयर डैश। सो सबसे पहला rDNA रिकॉम्बिनेंट DNA मोलिक्यूल कौन से ईयर में बना था? 1962, 1972, 82, 92। सो इसका राइट आंसर है वो है 1972। और किसने किया था डेवलप? पॉल बर्ग ने। ठीक है। पॉल बर्ग। तो आप लोग अगर डिफरेंट बुक पढ़ेंगे ना, आपको डिफरेंट ऑथर, साइंटिस्ट के नेम मिलेंगे, बट इसका सही आंसर है पॉल बर्ग। और साथ में
इन्होंने सबसे पहले ही आरडीएनए मतलब आरडीएनए मॉलिक्यूल को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को पहले 1972 में डिस्कवर किया था। साथ में उनके साथ को वर्कर भी थे, जैसे कि कोहेन थे और उसके साथ बोयर थे, ये सब भी इन्वॉल्व थे। बट मेन जो क्रेडिट गया है, जो एक्चुअल क्रेडिट, वो पॉल बर्ग को गया है आरडीएनए मॉलिक्यूल को डेवलप करने के लिए, ठीक है। और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया उसमें रिसर्च किया था, मतलब उस वहाँ पे रिसर्च किया था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी रिसर्च किया था। बट क्रेडिट किसको गया? पॉल बर्ग में, ठीक है। उसके बाद व्हिच ऑब्जर्वेशन वाज मेड बाय आभेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी। आभेरी, मैक्लियोड, मैकार्टी के द्वारा कौन सा ऑब्जर्वेशन हुआ था? आप लोग जानते हो कि ये तीन साइंटिस्ट कब आए थे? जब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने एक केमिकल को स्पेसिफाई नहीं कर पाए थे कि कौन सा ऐसा केमिकल है जो कि R2 को लाइव S3 में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। लाइव S3 टाइप में कन्वर्ट कर रहा है वो, मतलब ग्रिफिथ डिड नॉट स्पेसिफाई दैट केमिकल, वो स्पेसिफाई नहीं कर पाए थे, जिसको एक्चुअली में इन्होंने पूरा अच्छे से स्पेसिफाई कर लिया था। और इन्होंने ही मतलब एक स्टेपिंग स्टोन दिया था, दैट डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। उसके बाद तो हर चीज ये वगैरह हुआ था, बट इन्होंने क्या था, तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जर्वेशन पूछा गया? डीएनए इज ए डुप्लेक्स मॉलिक्यूल, डीएनए कैन बी टेकन अप फ्रॉम मीडियम, डीएनए कैन डीनेचर एट हाई टेम्परेचर, डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट सभी सही है, लेकिन जो आभेरी, मैक्लियोड, मैकार्टी के सेंस में देखेंगे तो डीएनए कैन बी टेकन अप फ्रॉम मीडियम। तो आप लोगों को याद होगा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने केमिकल स्पेसिफाई नहीं कर पाए थे, बट वहां पे क्या हो रहा था एक्चुअली में कि हीट किल्ड में से कुछ केमिकल, हीट किल्ड S3 में से कुछ केमिकल आके मीडियम से R2 को क्या कर रहे हैं ना, S3 में कन्वर्ट कर रहे हैं। बस यही चीज उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि डीएनए कैन बी टेकन अप फ्रॉम मीडियम। तो वो केमिकल कौन था? डीएनए था, जिसको R2 ने टेकअप कर लिया और उस वो बन गया क्या, ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू S3 टाइप। ये आप लोग जानते होंगे। उसके बाद रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स आर एडेड टू ए बैक्टीरियल कल्चर दैट हैज बीन प्री ट्रीटेड विद डैश। जो बैक्टीरियल कल्चर में या फिर बैक्टीरियल कल्चर को कौन से आयन में ट्रीट किया जाता है ताकि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इजीली टेकअप कर जाए बैक्टीरिया के सेल द्वारा? आयोडीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फेरिक, वो है कैल्शियम है। सो जो भी सेल कल्चर होता है उसको कैल्शियम आयन ट्रीट करने से वो इजीली क्या करता है, कॉम्पिटेंट हो जाता है और टेकअप कर लेता है मीडियम में जो भी प्लाज्मिड होंगे उसको ले लेता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको शायद ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन सा आयन मतलब कॉम्पिटेंट बनाता है बैक्टीरियल सेल को। उसके बाद the most important discovery that led to the development of rDNA technology was, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कवरी कौन सा था जो कि मतलब डेवलप किया आपका पूरा होल यूनिवर्स ऑफ rDNA टेक्नोलॉजी? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ वाटसन क्रिक, डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, या फिर डिस्कवरी ऑफ लाइगेज एंजाइम, डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मिड? बहुत ईजी है, वो है डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसके आने के बाद से ही तो आपका पूरा आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन क्लोनिंग, बायोटेक्नोलॉजी सभी का सभी सेटअप हुआ ना। तो ये है उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर स्टेपिंग स्टोन कह सकते हैं। हु डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? अच्छा, वहाँ पे पूछा गया था हु फर्स्ट सिंथेसाइज हु इन व्हिच ईयर आरडीएनए मॉलिक्यूल वाज सिंथेसाइज। अच्छा, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पूछा गया है। हु डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? नाथन आर्बर एंड स्मिथ इन 1970, वाटसन क्रिक एंड विल्किंस इन 1970, बोयर एंड कोहन इन 1975, पॉलबर्ग इन 1975। सो इसका राइट आंसर है वो है नाथन आर्बर एंड स्मिथ ने 1970 में उन्होंने डिस्कवर किया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। आरई को उन्होंने डिस्कवर किया था। पॉलबर्ग ने डिस्कवर किया था उन्होंने आरडीएनए टेक्नोलॉजी को, ठीक है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। वहाँ पे 72 था इसीलिए क्लिक किए थे, यहाँ पे 75 है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। हु क्रिएटेड द फर्स्ट आरडीएनए? लीजिए वही क्वेश्चन आ गया, कौन? पॉलबर्ग, ठीक है। वो आरडीएनए मॉलिक्यूल को डिस्कवर किए थे पॉलबर्ग ने, क्लियरली जान लीजिए। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किए थे नाथन आर्बर एंड स्मिथ ने। उसके बाद द डीएनए मॉलिक्यूल टू व्हिच द जीन इज ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड। जो डीएनए मॉलिक्यूल है इनटू व्हिच जीन ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा, जो डीएनए मॉलिक्यूल में जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाला जाता है फॉर क्लोनिंग, उसको क्या कहते हैं? कैरियर, ट्रांसफॉर्मर, वेक्टर, नॉन ऑफ दिस। बहुत ईजी है, उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। वेक्टर यानी कैरियर जो कि फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने अंदर समा लेता है और काइमेरिक डीएनए बनाता है या फिर आरडीएनए बनाता है। उसके बाद द सेगमेंट टू बी क्लोन्ड इज कॉल्ड। डीएनए का सेगमेंट जो जिसको क्लोन करना हो रहता है उसको क्या कहते हैं? जीन सेगमेंट, डीएनए फ्रैगमेंट, डीएनए इंसर्ट, ऑल ऑफ दिस उसको कहते हैं डीएनए इंसर्ट। सॉरी, ये वाला क्लिक होना था। डीएनए इंसर्ट कहा जाता है, ठीक है। डीएनए सेगमेंट टू बी क्लोन उसको डीएनए इंसर्ट कहा जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? आरडीएनए टेक्नोलॉजी यूज्ड टू ऑब्टेन लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक डीएनए फ्रैगमेंट।
rDNA technology is used to obtain large quantities of a protein produced by the concerned gene. rDNA technology is used to integrate gene of interest into chromosome where it expresses itself. All of this very बहुत easy सा ये है all of this, ठीक है। सभी के सभी तो applicable है लार्ज अमाउंट ऑफ कॉपीज बनाने के लिए, साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन बनाने के लिए, साथ में इसको क्रोमोसोम में इंटीग्रेट करके एक्सप्रेस करवाने के लिए। उसके बाद द फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ rDNA molecule into a bacterium was carried out by, सबसे पहला सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ rDNA molecule बैक्टीरियम में किसके द्वारा कैरिड हुआ था? नाथन अर्बन स्मिथ के द्वारा, वाटसन क्रिक एंड वल्किन, या बॉयर कोहेन, या फिर पॉलवर। तो उसको कहते हैं कोहेन एंड बॉयर ने, ठीक है। देखिए थोड़ा सा केयरफुली, द फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ rDNA molecule इनटू ए बैक्टीरियम, बैक्टीरियम में सक्सेसफुली rDNA को किसने ट्रांसफॉर्म के लिए इंसर्ट किया था? कोहेन एंड बॉयर ने, ठीक है। उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ था। The plasmid used by Cohen and Boyer for their transformation experiment was, so Cohen and Boyer के द्वारा जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के लिए प्लाज्मिड यूज किया गया था वो कौन सा था? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PSC 101, PUC 17, PBR 322, इकोलाई प्लाज्मिड। तो उसका राइट आंसर है वो है आपका PSC 101। P फॉर प्लाज्मिड जानते हैं, SC स्टैंड फॉर, मैं बता दूं अगर नहीं जानते, SC स्टैंड फॉर स्टानली कोहेन, स्टानली कोहेन के नाम से रखा गया। बाकी PUC तो जानते हैं, प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और PBR जानते हो, प्लाज्मिड बोलिवर एंड रॉड्रिग्स, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैकेनिज्म ऑफ इनटेक ऑफ DNA फ्रैगमेंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम बाय ए सेल इज कॉल्ड, अच्छा यही तो अभेरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट बताया था ना, उसको तो हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जिसको ग्रिफिथ ने प्रूव नहीं कर पाया था। ग्रिफिथ ने वो केमिकल को नहीं बता पाया था, बट अभेरी मैक्लियोड मैकार्टी ने बता दिया था। उसके बाद पॉलबर्ग्स जीन स्प्लाइसिंग एक्सपेरिमेंट क्रिएटेड द फर्स्ट rDNA molecule व्हिच वाज, जो पॉलबर्ग अभी थोड़ी देर पहले वही चीज़ बात करते हुए आ रहे हैं कि पॉलबर्ग ने rDNA दिया था, स्मिथ नाथन ये इन्होंने अर्बर स्मिथ नाथन ने ये दिया था आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसको डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे पॉलबर्ग का जो जीन स्प्लाइसिंग एक्सपेरिमेंट है जो कि क्रिएट किया था द फर्स्ट DNA molecule व्हिच वाज, वो क्या था? ए T4 फेज फ्रैगमेंट इनकॉर्पोरेटेड इनटू SV40 सिमियन वायरस 40 वेक्टर, ए लैम्डा फेज फ्रैगमेंट इनकॉर्पोरेटेड इनटू सिमियन वायरस 40 वेक्टर, ए T4 फेज फ्रैगमेंट इनकॉर्पोरेटेड इनटू PSC 101 वेक्टर, या फिर ए लैम्डा फेज फ्रैगमेंट इनकॉर्पोरेटेड इनटू PSC 101 वेक्टर। सो उसका राइट आंसर है वो है आपका ए लैम्डा फेज, वो क्या था? एक लैम्डा फेज फ्रैगमेंट इनकॉर्पोरेट किया गया था SB सिमियन वायरस 40 वेक्टर के साथ। याद रखिएगा, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिसको मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन आए हैं, मैंने जितना भी प्रैक्टिस करा है या फिर जितना भी प्रैक्टिस किया है वो क्वेश्चन मैं देखा हूँ, ठीक है। कभी ना कभी कोई ना कोई यूनिवर्सिटी के इंटरेस्ट में आए हुए हैं। उसका डैश इज यूज्ड एज ए वेक्टर फॉर क्लोनिंग इनटू हायर ऑर्गेनिज्म, किस चीज़ को? हायर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हायर ऑर्गेनिज्म में वेक्टर की तरह यूज किया जाता है, रेट्रोवायरस, बैक्टीरियोवायरस, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम या फिर राइजोफोरस नाइग्रिकैन। सो वेरी इजी है, वो है आपका रेट्रोवायरस को यूज किया जाता है हायर ऑर्गेनिज्म, या फिर इसको मोस्ट प्रिसाइजली कह सकते हैं यूकैरियोट्स में, ठीक है, यूकैरियोट्स में यूज किया जाता है। उसके बाद व्हिच बैक्टीरियम इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, कौन सा बैक्टीरियम को यूज किया गया था इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए? सैकरोमाइसिस, राइजोबियम एस्चेरिचिया, या फिर इकोलाई, माइकोबैक्टीरियम। बहुत ईजी है, वो है इकोलाई, ठीक है। एली लिली कंपनी का नाम सुने होंगे, एली लिली, उसने ये अमेरिकन कंपनी जिसने इंसुलिन को डिस्कवर किया था। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटी ऑफ इम्प्रूव्ड ट्रांसजेनिक बासमती राइस, इनमें से कौन सा क्वालिटी है इम्प्रूव ट्रांसजेनिक बासमती राइस का? गिव्स हाई यील्ड बट नो कैरेक्टरिस्टिक अरोमा, या फिर तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। गिव्स हाई यील्ड बट नो कैरेक्टरिस्टिक एरोमा, गिव्स हाई यील्ड एंड इज रिच इन विटामिन ए, डज नॉट रिक्वायर केमिकल फर्टिलाइजर एंड ग्रोथ हार्मोन, रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट एंड डिजीजेस। तो देखिए बासमती राइस का जो गोल्डन राइस पढ़े होंगे उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा विटामिन ए, बट यहाँ पे नो कैरेक्टरिस्टिक एरोमा लिखा है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा, क्योंकि गिव्स हाई यील्ड और साथ में रिच इन विटामिन ए, ये है बासमती राइस का एक कह सकते हैं। और साथ में बासमती राइस का पैटेंट तो आप लोगों का इंडिया में नहीं है, बट ये इंडियन ओरिजिन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, द फर्स्ट क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ जीन थेरेपी ओवर ए 4-year-old गर्ल वाज फॉर, तो जो जीन थेरेपी एक 4 साल की जो लड़की पे हुआ था वो क्या था? एडेनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, एडेनोसाइन डेफिशिएंसी, ग्रोथ डेफिशिएंसी, एडेनाइन डेफिशिएंसी, तो वो था ADA, ठीक है।
एडीए डेफिशिएंसी में यानी एडेनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी के ऊपर जीन थेरेपी एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल को किया गया था। ठीक है, तो ये था कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। उसके बाद कुछ एप्लीकेशन के ऊपर देखेंगे आरडीएनए जो भी है आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो इसी तरह से आप लोग बैक टू बैक वीडियोस में डालता रहूँगा, और भी आप लोग कंटिन्यूस होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग पूरा चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो अभी अपेयर होने जा रहे हैं सीयूटी पीजी एंट्रेंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई कमेंट वगैरह या फिर क्वेरी वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।